So today we are going to talk about biosynthesis of urea. Okay. So biosynthesis of urea में क्या होते हैं? 4 स्टेप होते हैं. ये प्रोसेस 4 स्टेप की होती है. पहला स्टेप होता है ट्रांसएमिनेशन, सेकंड स्टेप होता है आपका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, थर्ड स्टेप होता है आपका अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ स्टेप होता है आपका डिस्पोजल ऑफ अमोनिया. इन चारों स्टेप को हम डिटेल से पढ़ेंगे. तो ठीक है, हम पहले स्टेप से शुरू करते हैं, ट्रांसएमिनेशन से. ओके. तो फर्स्ट स्टेप आपका है स्टेप नंबर 1, ट्रांसएमिनेशन. ओके. ट्रांसएमिनेशन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ट्रांसएमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप. ओके. इसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड पर, जिसके कारण से हमें क्या होता है, एक नया अमीनो एसिड और एक नया कीटो एसिड मिलता है. जो नया अमीनो एसिड मिलता है वो मोस्टली क्या होता है, ग्लूटामेट होता है. ग्लूटामेट ही क्यों होता है, ग्लूटामेट क्यों होता है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है ये सिग्निफिकेंटली ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है. मीन्स क्या होता है, ये ग्लूटामेट कैन अंडरगो सिग्निफिकेंट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. इसीलिए क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके ग्लूटामेट अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो हम इसे रिएक्शन के थ्रू पढ़ते हैं. ठीक है. तो ट्रांसएमिनेशन आपको समझ में आ गया, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, which results in the formation of a new amino acid and a new keto acid. New amino acid mostly is a glutamate. ओके. तो हम इसको रिएक्शन के थ्रू देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक अमीनो एसिड. ओके. और एक है हमारे पास कीटो एसिड. ओके. एक आपके पास अमीनो एसिड है, एक है कीटो एसिड. अब अमीनो एसिड क्या करता है आपका, इसको क्या ट्रांसफर कर रहा है, आपका अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है. और ये क्या कर रहा है, आपका एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेप्टर और ये आपका हो गया डोनर. ठीक है, ये आपका डोनर हो गया, ये आपका एक्सेप्टर हो गया. ओके. और यहाँ पर जो एंजाइम है, ये कौन से एंजाइम यूज होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपका एंजाइम यूज होगा ट्रांसअमाइनेज. ओके. और यहाँ पर जो को एंजाइम यूज होगा, ये आपका होगा पीएलपी, पाइरोक्सिल फॉस्फेट. ये विटामिन B6 का डेरिवेटिव है. तो यहाँ पर जब एक अमाइनो ग्रुप इसने ट्रांसफर कर दिया कीटो एसिड पर, तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा, एक नया कीटो एसिड. एक नया कीटो एसिड यहाँ पर बन रहा है. ठीक है. और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक नया अमाइनो एसिड. ओके. अमाइनो एसिड. देखो ये प्रोसेस आपको अभी समझ में आ गई. जो हमने बोला था डेफिनेशन में कि एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड पर क्या हो रहा है, एक अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है. उसके कारण से हमें दो नई चीजें मिल रही हैं, एक नया कीटो एसिड और एक नया अमीनो एसिड. नया अमीनो एसिड जो मिलता है वो मेनली क्या होता है, आपका ग्लूटामेट होता है. मोस्टली वो क्या होता है, ग्लूटामेट होता है. क्यों ग्लूटामेट होता है, बिकॉज ग्लूटामेट easily undergoes significant oxidative deamination. ओके. ये मोस्टली क्या होता है, बहुत इजीली क्या होता है, ये इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है. इसीलिए जो अमीनो एसिड होते हैं ये कन्वर्ट किस में होते हैं, ग्लूटामेट में होते हैं, जिससे क्या होगा, इनका इजीली क्या हो सके, डीएमिनेशन हो सके. इसमें जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन से होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं. इसमें एंजाइम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका अमाइनो ट्रांसफरेज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं,
अमाइनेज, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं, ट्रांस अमाइनेज। एंड को एंजाइम एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएलपी, पायरोक्सिल फास्फेट। तो पहले तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अमाइनो ट्रांसफर या फिर जिसको हम लोग ट्रांस अमाइनेज जो बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि आपने सुना होगा SGOT, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, AST भी बोलते हैं, और SGPT, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, ALT भी बोलते हैं। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और जो को एंजाइम, और हमें क्या हो रहा था, एक को एंजाइम मिल रहा था, को एंजाइम। ओके, को एंजाइम आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, PLP, एक को एंजाइम है। तो ये टोटल ये तीन है जो हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं किसमें, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में। ओके, तो हम ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। जो यहाँ पर हम अमीनो एसिड लिए हैं, अब यहाँ पर एक अमीनो एसिड लेकर देखते हैं। तो हम चलिए पहला अमीनो एसिड लेते हैं हम, एस्पार्टेट। ओके, एस्पार्टेट ले लेते हैं हम। तो हमने लिया एस्पार्टेट, और इधर हमने लिया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ओके, तो जब इसका रिएक्शन होगा, यहाँ पर एंजाइम कौन से यूज होंगे आपके, SGOT, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, AST भी बोलते हैं, और कोएंजाइम PLP यूज हुआ। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, और इस साइड में हमको मिलेगा ग्लूटामेट। ओके, तो इसका जो S है, इसका जो O है, अगर आप ये ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, SO। इस तरीके से आपको याद रखने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, जब इसने क्या किया था, यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर किया, और SGOT और PLP का यूज किया एंजाइम का, तो इसने क्या बनाया, एक नया ऑक्सलो एसीटेट और एक नया ग्लूटामेट बनाया। ठीक है, मीन्स एक नया अमीनो एसिड बनाया और एक नया कीटो एसिड बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं अलानीन। अब हम ले लेते हैं अलानीन, हमने लिया है अलानीन, और इधर हम सेम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लेंगे। और जब हम इसमें रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पर हम एंजाइम का यूज करेंगे, कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, SGPT, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ALT, और कोएंजाइम PLP। और फिर हमें इसमें हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें इसमें, पायरुवेट, पायरुवेट, और इधर एज इट इज ग्लूटामेट। ओके, अब इसका हमको L ले लिए और इसका P ले लिए, तो ये हो गया आपका LP। तो देखिए यहाँ पर हमने एक निमोनिक बना लिया है, ये निमोनिक आपका होता है सो एल पी। ठीक है, सो एल पी, एस फॉर एस्पार्टेट, ओ फॉर ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट। और हम जब अलानीन लेंगे, एल फॉर अलानीन, तब हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट, पी फॉर पायरुवेट। तो इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं, सो एल पी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन के लिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस का क्या होता है, यूज नहीं करते हैं। तो हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होते हैं, मोस्टली तीन एक्सेप्शन है इसके, थ्रियोनीन, प्रोलीन एंड लाइसिन। हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी है, आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है, ये क्या नहीं होता है, ये इनका एक ट्रांसएमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अमाइनो ग्रुप क्या करते हैं, डोनेट या फिर रिमूव नहीं होता है इनसे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
ये एक्सेप्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं doesn't undergo transamination। ओके, इसका मतलब क्या होता है? doesn't undergo transamination exception है, इसका मतलब होता है अमाइनो ग्रुप from these amino acids cannot be removed by the mechanism known as transamination। ओके, ठीक है। तो अब हम स्टेप 2 के तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्टेप 2 क्या था? हमारा स्टेप 2 क्या था बताइए? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, देखिए 4 स्टेप थे यहाँ पर हमारे। ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ अमोनिया। तो अब हम सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। अब देखिए इसके नाम से लग रहा है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मीन्स इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, डीएमिनेशन मीन्स इसमें अमाइनो ग्रुप क्या होगा? बाहर जाएगा, निकलेगा। ट्रांसएमिनेशन में ट्रांसफर होगा अमीनो ग्रुप का, और इसमें डीएमिनेशन में इसमें अमीनो ग्रुप बाहर जाएगा, ठीक है, निकलेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं इट्स द प्रोसेस वेयर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्लूटामेट। जो हमें यहाँ पर जो ग्लूटामेट मिला था, इससे क्या होता है, हम क्या निकालते हैं? अमाइनो ग्रुप जो है बाहर निकालते हैं, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ओके, ट्रांसएमिनेशन में अमोनिया रिलीज नहीं हो रहा था, ये याद रखना है आपको। वहां पर ओनली ट्रांसफर हो रहा था अमीनो ग्रुप का, बट यहाँ पर अमीनो ग्रुप निकल रहा है बाहर, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो कौन से यूज होते हैं यहाँ पर एंजाइम? इसमें एंजाइम होगा आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब को एंजाइम जो यहाँ पर को एंजाइम है, ये कौन सा है आपका? NAD और आपका NADH। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? देखिए ट्रांसएमिनेशन मोस्टली क्या होती है? साइटोसोल में होती है आपकी। और स्टेप 2 मींस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ये प्रोसेस आपकी कहाँ पर होगी? बताइए कहाँ पर होती है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये प्रोसेस आपकी कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो चलिए हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जो ग्लूटामेट हमको मिला है, जो ग्लूटामेट हमको मिला है किसमें? जब हम ट्रांसएमिनेशन किए तो वहां पर हमें ग्लूटामेट मिला, और ग्लूटामेट को हम जब यहाँ पर NADA के प्रेजेंस में और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये यहाँ पर बना लेगा NADH। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बना लेगा? अल्फा कीटोग्लिटरेट प्लस अमोनिया। ओके, अल्फा कीटोग्लिटरेट प्लस अमोनिया बना लेगा। यहाँ पर एक चीज और है, ये देखिए यहाँ पर क्या करेगा? एक प्रोटॉन और रिलीज करेगा। देखिए आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर, देखिए NADH, ओके ना, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? आपका गेन हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया निकल रहा है, ठीक है, अमाइन जो ग्रुप है अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल गया है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ओके, इसमें जो एंजाइम यूज होता है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या यूज होता है इसमें? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो देखिए ये स्टेप 2 था, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3, तो चलिए अब स्टेप 3 पढ़ते हैं।
स्टेप 3 क्या था आपका? ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया। देखिए हमें अमोनिया मिल गया यहाँ पर, अब इसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा इसको? इसको हमें ले जाना पड़ेगा लीवर में। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। जिस पार्ट में भी है ये, ब्रेन में, किडनी में, मसल्स में, जिस पार्ट में भी है बॉडी के, हमें इसको लेकर जाना है कहाँ पर? लीवर में। जहां पर इसका क्या होगा, ये अमोनिया कन्वर्ट होगा किसमें? यूरिया में। और यूरिया में कन्वर्ट होके किडनी के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये निकल जाएगा कहाँ? हमारी बॉडी से बाहर। ओके, तो चलिए हम इसे ले जाते हैं, जो हमें अमोनिया मिला है इसे हम पहले लीवर ले जाते हैं। लेकिन देखिए अमोनिया जो है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर इसको लेके जाएंगे और ये जहां पर भी बना है उस चीजों के लिए क्या है, ये बहुत टॉक्सिक है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, करना होगा, अमोनिया को जल्दी से जल्दी क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा किसमें? नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको लेके जाएंगे किसमें? लीवर में। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो अमोनिया हमें यहाँ पर मिला है, NH3, जो अमोनिया यहाँ पर हमें मिला था, तो ये थर्ड स्टेप में क्या हुआ? अमोनिया प्लस जो वहां पर पहले से प्रेजेंस है और भी ग्लूटामेट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूटामेट के साथ मिलकर, ठीक है, ग्लूटामेट के साथ मिलकर एक रिएक्शन होगी और ये क्या बना लेगा आपका? ये बना लेगा आपका ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, लेकिन ऐसे थोड़ी बना लेगा ग्लूटामाइन, है ना? यहाँ पर हमें कोई एंजाइम की तो जरूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम क्या होगा आपका, जो ग्लूटामाइन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है? यस, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ओके, तो जो अमोनिया हमें सेकेंड स्टेप से मिला है, मींस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से मिला है, वो अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिलके एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म क्रिएट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूटामाइन बोलते हैं। ठीक है, और वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ओके, तो ये हमें मिल गया नॉन टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये नॉन टॉक्सिक होता है। हाँ, साथ ही साथ ग्लूटामाइन क्या है? ये मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया भी है हमारी बॉडी का। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया का, मेजर ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया। और साथ ही साथ ये क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज, स्टोरेज जो होता है आपका अमोनिया का, वो भी सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका? ग्लूटामाइन में ही होता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ मेजर ट्रांसपोर्टर एंड टेम्पोरेरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ अमोनिया इन द बॉडी। ओके, तो इसको याद रखिएगा, ग्लूटामाइन क्या है? मेजर ट्रांसपोर्टर भी है, और मेजर टेम्परेरी स्टोरेज फॉर्म भी जो है अमोनिया का, वो किसमें होता है? ग्लूटामाइन के फॉर्म में ही होता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि मेजर जो स्टोरेज फॉर्म है अमोनिया का, वो अपनी बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूटामाइन में। और मेजर ट्रांसपोर्टर कौन है? तो भी वो ग्लूटामाइन ही है। ओके, अब ग्लूटामाइन, देखिए ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रही है? लीवर में हो रही है। ठीक है, अभी हम सॉरी, ये लीवर में नहीं हो रही है, हम लीवर में जाने के लिए इस प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ग्लूटामाइन जो है जहां पर भी है, ये अमोनिया अब ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब ग्लूटामाइन जो है ये ब्लड के थ्रू, ठीक है, ग्लूटामाइन जो है ब्लड के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा आपका? लीवर में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका लीवर है, ये लीवर में आ जाएगा। किसके थ्रू आ जाएगा? ब्लड के थ्रू। ये लीवर में आ गया। अब लीवर में जब ये आएगा तो यहाँ पर आते ही ये वापस क्या हो जाएगा? जब ये लीवर में आएगा तो वापस क्या हो जाएगा? ये फिर से टूट जाएगा इसके दो भाग में। किस किस में? ग्लूटामेट में, जिससे ये बना था, ग्लूटामेट में और अमोनिया में। अब देखिए अब ये लीवर तक पहुंच गया अमोनिया हमारा सेफली, है ना? क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आया था। किस फॉर्म में आया था? ये ग्लूटामाइन के फॉर्म में आया था। देखिए यहाँ पर अमोनिया प्लस ग्लूटामेट बना था, ग्लूटामाइन सिंथेटेस के प्रेजेंस में ये ग्लूटामाइन बन के आया था, ब्लड के थ्रू आया था, और कहाँ पहुंच गया? ये आपका लीवर में पहुंच गया, और वहां पर वापस जाके ये ग्लूटामेट और अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब कोई भी चीज ऐसे तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए जो जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक है, इसके लिए जो हमें जरूरत पड़ेगा, तो किस चीज का जरूरत पड़ेगा? यहाँ पर एक एंजाइम होता है आपका। वो कौन सा एंजाइम होता है?
ग्लूटामिनेस। ओके, ग्लूटामिनेस। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो ग्लूटामाइन आया था हमारा नॉन टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया वापस किसमें, ग्लूटामेट और अमोनिया में। अब हमारा अमोनिया जो है सेफली पहुंच चुका है लीवर तक। ओके, लीवर तक पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ग्लूटामाइन ही अकेला ऐसा नहीं है जो अमोनिया को लेकर आता है। अब देखिए हम किस पार्ट से कौन सा, किस फॉर्म में अमोनिया आता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्रेन, ब्रेन से, किडनी से और लीवर से भी। ठीक है, यहाँ से जो अमोनिया जो आता है वो किस फॉर्म में आता है आपका, ग्लूटामाइन। ठीक है, बट अगर आप बोले कि स्केलेटल मसल से या फिर मसल से, ये किस फॉर्म में आएगा, अलानीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्केलेटल मसल वाला क्वेश्चन आया था एक बार, एग्जाम में आ चुका है ये, कि स्केलेटल मसल से अमोनिया किस फॉर्म में आता है लीवर तक, है ना, तो अलानीन फॉर्म में। ठीक है, अलानीन लेकर आता है। और ब्रेन से या फिर किडनी से या फिर लीवर से कौन लेकर आता है, आपका ग्लूटामाइन लेकर आता है ना। तो ये आपका हो गया, आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं आपका स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 क्या था आपका, डिस्पोजल। हम एक बार रिवीजन करेंगे पूरा शुरू से आखिरी तक, है ना, एक रैपिड रिवीजन करेंगे जिसमें आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और आगे भी जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम बीच बीच में ये सारी चीजें रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि ये चीजें अच्छे से याद रहें, है ना। तो हम फोर्थ स्टेप पे हैं, डिस्पोजल ऑफ अमोनिया। ओके, तो डिस्पोजल ऑफ अमोनिया कैसे होगा, है ना। अमोनिया तो टॉक्सिक होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, जो अमोनिया हमको लीवर तक आ चुका है, जो हमको लीवर पे मिल गया है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। अगेन नॉट नॉन टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक फॉर्म में, है ना, लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि है यूरिया। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो हम फाइनली क्या पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल। और हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। और हम इसको क्या बोलते हैं, बताइए, क्रैब, क्रैब्स हैंसलिट, क्रैब्स हैंसलिट साइकिल। ओके, इसके तीन नाम है देखिए, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रैब्स हैंसलिट साइकिल, या फिर यूरिया बाइसाइकिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अगर आपका यहाँ पर देखिए आपका है क्रैब हैंसलिट साइकिल, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है आपको। क्रैब्स हैंसलिट साइकिल अगर बोलता है तो वो क्या है, यूरिया साइकिल है। लेकिन अगर सिर्फ क्रैब साइकिल बोलेगा तो वो क्या होगा आपका, वो टीसीए साइकिल हो जाएगा, है ना। क्रैब साइकिल ओनली बोलता है, तो अगर क्रैब हैंसलेट ऐसे बोलेगा तो आपको क्या करना है, तो आपको यूरिया साइकिल लिखना है। क्रैब और हैंसलेट ये दोनों ही साइंटिस्ट के सरनेम है आई थिंक, जिनके नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया जो है आपका लीवर तक पहुंच गया है, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है यूरिया में। तो अब यूरिया साइकिल पढ़ते हैं। देखिए यूरिया साइकिल कहाँ पर होगा, कॉमन सी बात है, अभी अमोनिया कहाँ पर पहुंच चुका है, लीवर में पहुंच चुका है, तो ये कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस लीवर में होगी, है ना। यूरिया साइकिल कहाँ पर होगी, लीवर में होगी। बट लीवर में जो होती है ये किस तरीके से होती है, देखिए लीवर में जो होती है पार्टली आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और पार्टली आपकी होगी किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया और पार्टली साइटोप्लाज्म। तो इससे
और मुझे कुछ चीज याद आ रही है, दो चीजें और याद आ रही हैं जो इस तरीके से होती है। जैसे कि आपका एक होता है आपका हीम सिंथेसिस, है ना। हीम सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस भी कुछ इस टाइप से ही होता है। हीम सिंथेसिस भी क्या होता है, पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और पार्टली साइटोप्लाज्म में होता है। और क्या होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी क्या होता है आपका पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया और पार्टली साइटोप्लाज्म में होता है। और एक अपने पास ऑलरेडी है, जिसको हम क्या, जो हम ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, यूरिया साइकिल। ये भी आपका क्या होता है, पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया और पार्टली साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये किस किस में होती हैं, ये पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टली साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसको आपको याद कैसे रखना है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, HUNG, ये आपका बन गया HUG, हग। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, हग, इसका निमोनिक क्या हो गया आपका, हग। देखिए, जो हम लोग ट्रांस एमिनेशन कर रहे थे उसका निमोनिक क्या था, सो एलपी, SOLP, सो एलपी, है ना। और इसका निमोनिक क्या है, HUG, ये पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया और पार्टली साइटोप्लाज्म में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेस हैं, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, HUG हग से याद रखना है। ओके, याद रखने का तरीका है, आप आसानी से याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यूएशन करते हैं अपना यूरिया साइकिल का। तो हम यूरिया साइकिल पे थे। ये क्या होता है आपका, लीवर में हमारा अमोनिया पहुंच चुका है, पार्टली माइटोकॉन्ड्रिया पार्टली साइटोप्लाज्म में होती है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए अमोनिया पहुंच गया है तो वहां पर जो अमोनिया है CO2 के साथ मिलता है। ठीक है, अमोनिया CO2 के साथ मिलता है, मिलकर क्या बना लेता है आपका, ये बना लेगा आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट। ओके, क्या बनाता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट। अब कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाएगा, इसके लिए जो एंजाइम है ये क्या यूज होता है आपका यहाँ पर, कार्बोमोइल, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, CPS1। ओके, इसको हम लोग CPS1 भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ATP का यूज होता है, दो ATP का यूज होगा यहाँ पर, और क्या बन जाएंगे ये, 2 ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो CO2 और यहाँ पर अमोनिया, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये अमोनिया NH4 प्लस भी लिख सकते हैं हम इसे। तो ये अमोनिया CO2 प्लस अमोनिया, ये मिलकर क्या बना लेता है आपका कार्बोमोइल फॉस्फेट बना लेता है। एंजाइम यूज होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। अब देखिए कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज जो है ये एंजाइम पहले तो एक्टिवेट होगा तभी तो काम करेगा ना। तो इसे एक्टिवेट कौन करता है, कौन है इसका एक्टिवेटर, NAG, एन एसिटिल ग्लूटामेट, एन एसिटिल ग्लूटामेट। ठीक है, कौन है इसका, एन एसिटिल ग्लूटामेट। एन एसिटिल ग्लूटामेट को हम और क्या बोलते हैं, सिक्स्थ एंजाइम, सिक्स्थ एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, हम इसे सिक्स्थ एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, सिक्स्थ एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, है ना। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका पहला स्टेप है। अब कार्बोमोल फॉस्फेट हमें मिल गया है। अब कार्बोमोल फॉस्फेट किसके साथ, ऑर्निथिन के साथ। ठीक है, कार्बोमोल फॉस्फेट जो है आपका ऑर्निथिन के साथ मिलकर क्या बना लेता है आपका, सिट्रुलिन, सिट्रुलिन बना लेता है। ठीक है, इसमें जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम होता है आपका ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज।
ओके, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, या फिर हम उसको OTC भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस एंजाइम का यूज होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और बतानी थी, जो CPS1 था, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको कौन सी डिसीज हो जाएगी, हाइपर अमोनिया, हाइपर अमोनिया टाइप 1। ओके, हाइपर अमोनिया टाइप 1 हो जाएगा। प्लस ये क्या है आपका, रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है, ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर आपको यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे, CPS1, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज होती है, ये कौन सी होती है, हाइपर अमोनिया टाइप 1। ऐसे ही यहाँ पर OTC है, OTC ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, अगर इसका डिफिशियंसी हो जाता है तो इसकी डिफिशियंसी के कारण आपको जो डिसीज होगी वो कौन सी होगी, हाइपर अमोनिया, हाइपर अमोनिया टाइप 2, हाइपर अमोनिया टाइप 2। हाइपर अमोनिया टाइप 2 जो डिसीज है ये आपकी मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, हाइपर अमोनिया टाइप 2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये OTC जो आपका एंजाइम है ये आपका ब्रेन में नहीं पाया जाता है, अगर आपका ब्रेन में नहीं पाया जाएगा तो कॉमन सी बात है वहां पर यूरिया साइकिल नहीं होगी, है ना। सो यूरिया साइकिल नॉट ऑकर्स इन ब्रेन, ओके। और ये हाइपरओनिया टाइप 2 जो है ये क्या है आपका, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोल फॉस्फेट जो है आपका क्या हुआ है, देखिए कार्बोल फॉस्फेट, कार्बोल फॉस्फेट आपका मिल गया है ऑर्निथिन के साथ और सिट्रुलिन बना लिया है इसने। अब सिट्रुलिन बना लिया है, ये जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे ये कहाँ पर था, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया था, ये क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में था, ये माइटोकॉन्ड्रिया, हाफ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी और बाकी की आधी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती थी, है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था। अब यहाँ से जो सिट्रुलिन है ये आएगा आपका निकल के बाहर, है ना। अब ये आपका जब निकल के बाहर आएगा सिट्रुलिन, ये देखिए सिट्रुलिन जब निकल के बाहर आएगा आपका, तो इसमें जो है आपका एस्पार्टेट भी, एस्पार्टेट साथ रिएक्ट करेगा, ये एस्पार्टेट, एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस एक ATP भी यूज करेगा, और यहाँ पर AMP देगा। और जो यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है वो एंजाइम आपका यहाँ पर यूज होगा आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, ओके। अब आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज का एंजाइम का यूज हुआ है तो कॉमन सी बात है यहाँ पर क्या बनेगा आपका, आर्जिनो सक्सिनेट, ओके, आपका क्या बन गया, आर्जिनो सक्सिनेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर सिट्रुलिन बाहर आया और बाहर आके इसने एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट किया, एक ATP का यूज किया, एंजाइम का यूज किया, आर्जिनोसेक्सिनेट सिंथेटेज का, और बना लिया इसने आर्जिनोसेक्सिनेट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आर्जिनोसेक्सिनेट हमारा बन चुका है, आर्जिनोसेक्सिनेट को अब क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे इसका। आर्जिनोसेक्सिनेट का ब्रेक डाउन करता है कौन एंजाइम करेगा ब्रेक डाउन, अब आर्जिनोसेक्सिनेट का ब्रेक डाउन होगा आपका, जो एंजाइम करेगा ये करेगा आपका आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज। देखिए लाइएज, लाइएज नाम से लग रहा है ना, लाइएज, लाइएज जो है क्या करते हैं, मोस्टली ब्रेक डाउन करते हैं, और यहाँ पर क्या निकलेगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ पर आर्जिनिन और एक बन जाएगा आपका यहाँ पर फ्यूमरेट, ओके। और हम इसको हम और भी, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं,
आर्जिनो सक्सिनेस भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है, आर्जिनिन मिल गया है ना। अब हमें आर्जिनिन मिल गया है। आर्जिनिन जो है वापस क्या करता है, ये ये यहाँ से घुस गया और ये वापस ये देखिए यहाँ पर चले गया माइटोकॉन्ड्रियम, है ना। अब ये आर्जिनिन वापस क्या करता है, ऑर्निथिन बनाता है और आपका वापस माइटोकॉन्ड्रियम चला जाता है रीयूज होने के लिए, वापस रीयूज होने के लिए चले जाता है। और जो यहाँ पर जो एंजाइम होता है, ये कौन सा यूज होता है आपका, आर्जिनेज। ओके, आर्जिनेज एंजाइम होता है। बट इसी जगह पर देखिए, यहीं पर खेल है। यहाँ पर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है और यहाँ पर बनता है आपका यूरिया बाहर निकलता है। और जो यूरिया बाहर निकला, ये क्या होगा आपका, आएगा किडनी में, और किडनी से क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, ये देखिए अब आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर CO2 और अमोनिया मिले थे। सबसे पहले CO2 अमोनिया मिलके क्या बनाया था आपका, कार्बोल फॉस्फेट बनाया था। कार्बोल फॉस्फेट जो है आपका सिट्रुलिन बनाया था ऑर्निथिन के साथ मिलके। ऑर्निथिन के साथ मिलके ये सिट्रुलिन सिट्रुलिन जो है एस्पार्टेट के साथ मिलकर आर्जिनोसक्सिनेट बनाया। आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन और फ्यूमरेट बाहर निकला। ठीक है, आर्जिनिन और फ्यूमरेट ये मिले, और आर्जिनिन जो है आगे फिर से क्या बनाया आपका, ऑर्निथिन बनाया आर्जिनेस के उपस्थिति में। और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके यूरिया बाहर निकल गया, और यूरिया किडनी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है फिर बॉडी के। अब देखिए यहाँ पर एक, ये जो ऑर्निथिन जो है ये अंदर जा रहा है ना। तो जो ऑर्निथिन अंदर जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू अंदर जा रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर, ये क्या है आपका, ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ORNT1 जीन। ठीक है, ORNT1 जीन जो है इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ORNT1 जीन किसको करता है, रेगुलेट करता है ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर जो है किसको कौन रेगुलेट करता है, ORNT1 जीन, है ना। यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ओटीसी की डिफिशियंसी से क्या होता है आपका, हाइपरमोनिया टाइप 2 होता है, जो कि मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। यहाँ पर जो यूज होता है आपका CPS1 ही होता है बस। अच्छा ये बताइए, अगर CPS1 है तो CPS2 भी होगा, है ना। तो CPS2 कहाँ पर होता है ना। CPS2 जो होता है आपका, देखिए मैं आपको बताता हूँ। CPS1 पहले देखते हैं। CPS1 जो हमने अभी यूज किया है यूरिया साइकिल में, है ना। तो CPS2 कहाँ होता है आपका, पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस के लिए। ये कहाँ होता है, पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, तो CPS1 कहाँ पर मिलता है आपको, यूरिया साइकिल में मिलेगा, और CPS2 आपको मिलेगा पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस में। एक आपको क्रेब साइकिल, वो TCA हो जाएगा, एक क्रैब हैंसडेट साइकिल है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और हम आगे देखते हैं, एनर्जेटिक्स देखते हैं, हमारी कितनी एनर्जी इसमें यूज हुई है यूरिया साइकिल में। तो चलिए हम पढ़ते हैं एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने यूज किया था, आपको याद होगा, 3 ATP हमने यूज किया है टोटल, है ना। 2 ATP हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था। आपको जिस तरीके से याद हो, देखिए फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है, ये इसका थर्ड स्टेप है, ये इसका फोर्थ है, ये इसका फिफ्थ है। तो टोटल मिला के यूरिया साइकिल में टोटल 5 स्टेप ही होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 2 ATP का यूज किया है देखिए, और थर्ड स्टेप में हमने 1 ATP का यूज किया है। टोटल मिला के हमारी 3 ATP हो गई यहाँ पर।
ठीक है, 3 एटीपी ये हो गई, प्लस हमने फॉस्फेट का कितना यूज किया है, 4 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का यूज किया है हमने, 4 फॉस्फेट का यूज किया है। अब वो कैसे किया है देखिए, दो एटीपी दो एटीपी से दो एडीपी बन गए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गए, तो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर, और एक एटीपी से यहाँ पर क्या बन गया, एक एएमपी बन गया, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, मीन्स दो फॉस्फेट हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है, थर्ड स्टेप से, तो टोटल मिला के हमें क्या मिल गया, 4 फॉस्फेट का हमने यूटिलाइज कर लिया, तो 3 एटीपी और 4 फॉस्फेट का हमने यूटिलाइज किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, या अगर आपको यूरिया का फॉर्मूला पता हो तो कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये आपका हो गया यूरिया का फॉर्मूला। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक एन, ये तो समझ में आता है कि आपको किससे मिल गया, अमोनिया से मिल गया, बट ये एन कहाँ से आया फिर एक और, तभी तो यूरिया बनेगा ना, यूरिया के बनने के लिए तो दो नाइट्रोजन चाहिए आपको, है ना। तो एक नाइट्रोजन तो आपको अमोनिया से मिल गया है, और दूसरा नाइट्रोजन जो है आपको कहाँ से मिला है, ये आपको यहाँ से मिला है। थर्ड स्टेप आपको याद हो तो, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट जो है किसके साथ, सिट्रिलिन के साथ मिलकर आर्जिनो सक्सिनेट बनाया था, तो एस्पार्टेट से क्या मिला है हमको, सेकेंड नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन हमको कैसे मिलता है, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट से मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो हम आगे चलते हैं यूरिया साइकिल डिसऑर्डर में। ठीक है, यूरिया साइकिल के क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। ओके, तो डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल ऑलरेडी बता चुका हूं दो, तो पहला आपको हाइपर अमोनिया टाइप 1, ये किसकी डिफिशियंसी से हुआ था, ये हुआ था आपका CPS1 की डिफिशियंसी से। हाइपर अमोनिया टाइप 2, हाइपर अमोनिया टाइप 2, ये किसकी डिफिशियंसी से हुआ है आपका, OTC, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, सेकेंड स्टेप, OTC की डिफिशियंसी के कारण क्या हुआ था आपको, हाइपर अमोनिया टाइप 2। हाँ, इसमें एक खास बात क्या थी, ये जो है आपका मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर था, है ना, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंड्रोम पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल एच सिंड्रोम। ठीक है, ये भी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ट्रिपल एच सिंड्रोम में, ट्रिपल एच सिंड्रोम में क्या होगा देखिए, ट्रिपल एच का मतलब क्या होता है, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहला होता है आपका हाइपर अमोनीमिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपको, हाइपर अमोनीमिया, और क्या हो जाता है इसमें आपको, हाइपर ऑर्निथिनीमिया हो जाएगा, हाइपर ऑर्निथिनीमिया, और क्या आ जाएगा आपको इसमें, होमोसिट्रिलुनीरिया। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपको, होमोसिट्रुलिन्यूरिया। ओके, होमोसिट्रुलिन्यूरिया हो जाएगा इसमें। तो ये तीन है आपको, एच एच एच, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एच सिंड्रोम। ओके, ये आपका हो गया। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इंडिविजुअल अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। हम डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं उनके इंडिविजुअली मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फिनाइल एलानीन, इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किस टाइप का होता है, एरोमेटिक होता है, एसेंशियल होता है, कीटोजेनिक प्लस ग्लूकोजेनिक, हाइड्रोफोबिक होता है, इसके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, टायरोसिन वगैरह वगैरह, है ना, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं जरूर वहां पर आंसर करूंगा। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और ओके, बाय बाय।